दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी फर्स्ट ईयर में। आज हम लोग बॉटनी पेपर सेकंड यूनिट थर्ड कोशिका एवं कोशिका अंग एवं कोशिका विभाजन के एक टॉपिक प्लास्टिड के बारे में अध्ययन करेंगे। प्लास्टिक जिसे हिंदी में लवक बोला जाता है, उसमें हम उसकी परिभाषा, प्लास्टिड के प्रकार, हरित लवक जिसे अंग्रेजी में क्लोरोफिल बोला जाता है, क्लोरोप्लास्ट के कार्य, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी का अध्ययन करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग राइबोसोम, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, जिसका वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और ये पीडीएफ जो हम आज पढ़ेंगे लवक, इसका भी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लवक जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है प्लास्टिड। लवक प्लास्टिड प्लास्टिक वर्णकों के निर्माण अथवा उपस्थित स्थल होते हैं। प्लास्टिक जिसे अंग्रेजी में लवक बोला जाता है, वर्णक यानी पिगमेंट्स के निर्माण और उत्पत्ति स्थल होते हैं। पिगमेंट्स का निर्माण और उत्पत्ति, जहाँ पर पिगमेंट्स पाए जाते हैं, वो लवक होता है। सिम्पर ने 1885 में प्लास्टिड शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। प्लास्टिड शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1885 में सिम्पर जी ने किया था। प्लास्टिकास के ग्रीक शब्द से लिया गया है। लवकों द्वारा यानी प्लास्टिड द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण एवं संग्रह किया जाता है। लवकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण एवं संग्रहण किया जाता है। और इसकी खोज किसने की थी? अर्नेस्ट हेक्ले ने की थी। प्लास्टिड की खोज अर्नेस्ट हेक्ले ने की थी, लेकिन उनका नाम किसने दिया था? सिम्पर ने दिया था। खोज अर्नेस्ट हेक्ले, नाम सिम्पर। और इनका मुख्य कार्य क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण एवं संग्रहण और प्लास्टिक वर्णकों के निर्माण और उपस्थिति स्थल होते हैं। फिर टाइप ऑफ प्लास्टिड, प्लास्टिक कितने प्रकार के पाए जाते हैं? सिम्पर ने इन्हें वर्णकों यानी पिगमेंट्स के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया था। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम लोग हरित लवक बोलते हैं। दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, जिसे वर्णी लवक बोला जाता है। तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, जिसे अवर्णी लवक बोला जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का हिंदी नाम होता है अवर्णी लवक। इससे ही समझ जाते हैं कि इसमें कोई वर्णक यानी पिगमेंट नहीं पाया जाता, इसमें कोई वर्णक नहीं पाया जाता है। इसमें विभिन्न यौगिकों के संश्लेषण एवं संग्रह के आधार पर कई नाम दिए गए हैं। यह विभिन्न यौगिकों का संश्लेषण करता है और उनका संग्रह करता है, इसलिए इसके विभिन्न नाम दिए गए हैं। पहला हो गया मंड लवक। इनके द्वारा मुख्यतः मंड का संश्लेषण एवं संग्रह करता है। मंड यानी स्टार्च का संग्रह एवं संश्लेषण मंड लवक द्वारा किया जाता है, जो कि ल्यूकोप्लास्ट में आता है। दूसरा होता है तेल लवक। मुख्यतः तेल का संश्लेषण एवं संग्रह करता है। ये तेल लवक मुख्यतः तेल का संश्लेषण एवं संग्रह करता है। प्रोटीनी लवक मुख्यतः प्रोटीन का संश्लेषण एवं संग्रहण करता है। ये हो गया ल्यूकोप्लास्ट के बारे में जानकारी। ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है? एक अवर्णी लवक होता है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी वर्णक नहीं पाया जाता है। फिर आ जाते हैं हम लोग दूसरे क्रोमोप्लास्ट में। इन प्लास्टिस्ट में हरे रंग के अलावा अन्य वर्णक पाए जाते हैं। हरा रंग तो हमारे क्लोरोफिल में पाया जाता है, इसलिए क्रोमोप्लास्ट जो होता है, जिसे वर्णी लवक बोला जाता है, उसमें अन्य रंग पाए जाते हैं। जैसे आप लोग फूल पौधे में देखते होंगे, पिंक फूल हो गया, रेड फूल हो गया, व्हाइट फूल हो गया, जितने भी कलर के फ्लावर्स होते हैं उसमें हमेशा वर्णी लवक ही पाया जाता है। गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होता है। जितनी भी चीज़ें होती है जिसमें कलर पाए जाते हैं, वो होता है क्रोमोप्लास्ट के कारण। केवल हरे रंग को छोड़ करके, हरा रंग जिसमें पाया जाता है उसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। इन प्लास्टिड में हरे रंग के अलावा अन्य वर्णक पाए जाते हैं। इनका निर्माण मुख्यतः हरित लवक से होता है। इनका निर्माण भी हरित लवक से होता है, लेकिन कभी कभी अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट से भी हो जाता है। जैसे गाजर की जड़ों पे कोई कलर नहीं पाया जाता, आप देखेंगे वो वाइटिस रहती है, उस पर कोई कलर नहीं पाया जाता, तो उसका निर्माण कहाँ से होता है? अवर्णी लवक से होता है। फूलों में इसकी उपस्थिति से फूल रंगीन हो जाते हैं। अभी हम बता चुके हैं कि फूलों में जब इनकी उपस्थिति होती है तो फूल रंगीन हो जाते हैं, जिससे कीट जो होंगे फूल की तरफ आकर्षित होंगे, और जब कीट एक फूल से दूसरे फूल पर जाएंगे तो परागण की क्रिया संपन्न होती है। फूलों में इनकी उपस्थिति से फूल रंगीन हो जाते हैं, जिससे कीट पुष्प की ओर आकर्षित होते हैं और परागण क्रिया में सहायता मिलती है। अब बात करते हैं हरित लवक के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण लवक यही होता है, हरित लवक।
क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम लोग क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक 3 नामों से बुलाया जाता है। हरित लवक सबसे महत्वपूर्ण लवक होता है, सबसे महत्वपूर्ण लवक हरित लवक होता है। यह पिगमेंट पौधे को हरा रंग देता है। आप पत्ती में देखते होंगे और तने में देखते होंगे, जहाँ हरा रंग पाया जाता है वहाँ पर क्लोरोफिल पाया जाता है। और प्रकाश ऊर्जा ग्रहण करते हैं, ये प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और इसी कारण से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है। और ये मेसोफिल कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। जो ये चीज़ें हाईलाइट की गई हुई हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो एमसीक्यू में पूछ सकती हैं। ये मेसोफिल कोशिकाओं में पाए जाते हैं। हरित लवक कोशिकाओं में धसे हुए रहते हैं। इनका औसतन व्यास 4 से 6 एंगस्ट्रॉन्ग होता है। अब ये है हरित लवक का चित्र। इसमें सबसे पहले पाई जाती है, सबसे बाहरी परत पाई जाती है जिसे बोला जाता है आउटर लेयर। फिर यहाँ पर कुछ स्पेस पाया जाता है जिसे बोला जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और फिर ये पाई जाती है इनर मेम्ब्रेन। और ये पाया जाता है छोटा 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 द्रव्य टाइप का एंजाइम वगैरह भरे हुए रहते हैं यहाँ पर, इसे बोला जाता है स्ट्रोमा भाग। और इस समूह को बोला जाता है ग्रेना भाग। और यदि एक पाया जाएगा तो इसे थैलेकॉइड बोले, जैसे एक है तो इसको बोलेंगे थैलेकॉइड, लेकिन जब ये एक एक मिलकर के 5-6 इकाई मिलकर के एक बना देंगे तो इसे ग्रेमा बोला जाता है। और यहाँ पर लेमिना पाया जाता है, ये एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करता है लेम। और ये यहाँ पर ल्यूमेन इसके अंदर पाया जाता है। ये इसके मुख्य भाग होते हैं क्लोरोफिल के। अब इसकी संरचना यहाँ पे मैंने भी बना रखा है, आप देख सकते हैं। ये पाई जाती है सबसे आउटर मेम्ब्रेन, फिर यहाँ पे स्पेस पाया जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, फिर आ जाता है यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन। और ये थैलेकॉइड्स हो गए। और जब ये मिल जाते हैं, समूह बन जाता है, ऐसे एक संरचना है तो इसको बोला जाएगा थैलेकॉइड। लेकिन 1 2 3 ऐसे मिल जाएंगे तो इसको बोला जाएगा ग्रेना भाग। और ये जो बिंदी बिंदी टाइप है जिसमें द्रव्य पाया जाता है, एंजाइम्स वगैरह पाए जाते हैं, उसे बोला जाता है स्ट्रोमा भाग, स्ट्रोमा भाग। और यहाँ पर पाई जाती है जो जोड़ कर रखता है लैमिला। सबसे इसकी संरचना में मुख्य मुख्य पार्ट कौन कौन से होते हैं, इसमें होता है आवरण। आवरण 3 पाए जाते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और इनर मेम्ब्रेन। और एक होता है स्ट्रोमा और एक होता है ग्रेना। इसके 3 मुख्य भाग होते हैं, आउटर आवरण, आवरण में आउटर मेम्ब्रेन, इंटर स्पेस मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। और फिर आ जाता है स्टोमा, जिसमें ये जीव द्रव्य भरा हो जाता है, एंजाइम वगैरह पाए जाते हैं, प्रोटीन वगैरह, वो भाग हो गया। और अंदर हो जाता है ग्रेना भाग, ऐसे 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 ये वाला भाग। इसमें 3 भाग होते हैं, आवरण, पीटिका, ग्रेना। सबसे पहले कौन सा भाग होता है, बाहरी झिल्ली। यह छोटे अणु एवं प्रोटीन के लिए पारेगम होती है। जो सबसे बाहर झिल्ली पाई जाती है, आउटर मेम्ब्रेन, इससे छोटे छोटे अणु भीतर आ सकते हैं। छोटे अणु हो गए, प्रोटीन हो गए, ये आ सकते हैं। लेकिन जो बड़े अणु रहेंगे, जैसे इतना बड़ा अणु है, इसमें इतनी छिद्र बड़े नहीं होते, इसमें छोटे छोटे छिद्र पाते हैं, इसलिए छोटे छोटे छिद्र इसमें प्रवेश कर जाते हैं, युक्त झिल्ली होती है। दूसरा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, यह हरित लवक की बाहरी एवं भीतरी झिल्ली के बीच एक रिक्त स्थान पाया जाता है। इंटर स्पेस मेम्ब्रेन, ये बीच में जो पाई जाती है, तो ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक रिक्त स्थान पाया जाता है। फिर तीसरा आता है आंतरिक झिल्ली। यह स्ट्रोमा के लिए एक सीमा बनाती है और हरित लवक में प्रवेश करने वाले एवं निकलने वाले सामग्री के मार्ग का नियंत्रित करती है। ये हो गई अपन की इनर मेम्ब्रेन। ये स्ट्रोमा के लिए एक आवरण बनाती है कि स्ट्रोमा कहाँ तक रहेगा, कितना रहेगा, स्ट्रोमा के लिए एक आवरण बनाएगी। और हरित लवक में प्रवेश करने वाले क्या चीज इसमें प्रवेश करेगी या फिर क्या बाहर जाएगी, इसका नियंत्रण करती है इनर मेम्ब्रेन। फिर आ जाता है अपन का थैलेकॉइड सिस्टम। थैलेकॉइड सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। यह झिल्ली थैलियों का एक समूह होता है। झिल्ली समूह, ऐसे समूह हो जाता है झिल्ली थैली का। ये ग्रीन कलर एक सेकंड ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये एक हो गया तो इसे बोल जाएंगे थैलेकॉइड। ये किसका समूह होता है, ग्रीन झिल्लियों का समूह होता है। एक सेकंड, अब बन गया। ये ग्रीन झिल्लियों का समूह, तो जैसे एक होगा ग्रीन झिल्ली तो इसे बोला जाएगा थैलेकॉइड। लेकिन जैसे ही ये 1 2 3 4 ऐसे समूह में व्यवस्थित हो जाएंगे तो उसे बोल जाता है ग्रेना। ग्रेना यह झिल्लीदार थैलियों का एक समूह होता है जिसे थैलेकॉइड कहते हैं। और स्ट्रोमा में निलंबित पाया जाता है। थैलेकॉइड में क्लोरोफिल होता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रतिक्रियाओं के लिए साइड होती है। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस होता है। उन्हें ढेर में व्यवस्थित किया जाता है जिन्हें ग्रेना कहते हैं। जैसे ढेर में व्यवस्थित हो जाएंगे उन्हें ग्रेना बोला जाएगा। और जिसमें प्रत्येक में 10 से 12 थैलेकॉइड होते हैं। 10 से 12 झिल्लीदार थैलेकॉइड मिलकर के बनाते हैं ग्रेना। फिर आ जाता है स्ट्रोमा भाग। यह एक क्षारीय जलीय प्रोटीन युक्त भाग होता है। स्ट्रोमा भाग
स्ट्रोमा भाग ये क्षारीय जलीय प्रोटीन युक्त भाग होता है, प्रोटीन, और ये आंतरिक झिल्ली में पाया जाता है। फिर आ जाता है क्लोरोप्लास्ट के कार्य क्या होते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करके इसे जैविक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रकाश ऊर्जा को क्लोरोप्लास्ट अवशोषित करेगा और इसे जैविक ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। ये सारी क्रियाएं होती हैं फोटो संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। यह NAPDH2 उत्पन्न करता है और पानी के प्रकाश अपघटन की प्रक्रिया के माध्यम से ऑक्सीजन ढोता है। NAPDH2 यूज करेगा और ऑक्सीजन को बाहर निकलता है, क्योंकि इसमें ये H2O का यूज करते हैं तो ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा और जो H2 रहेगा वो NAPDH2 में आकर के सम्मिलित हो जाएगा। एक सेकंड, आपको समीकरण के दौरान समझ लेते हैं। जैसे H2O हो गया, H2O हो गया, तो जब इसका अपघटन होगा तो H2 जो होगा NADP के साथ जाकर के NAPD के साथ जाकर के जुड़ जाता है और ऑक्सीजन बाहर निकल आता है। यह प्रकाशीय फास्फोरीकरण द्वारा ATP उत्पन्न करता है। यह ATP उत्पन्न करता है। क्लोरोफिल का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण का होता है। क्लोरोफिल का मुख्य कार्य बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करना होता है। क्लोरोप्लास्ट केंद्रक, कोशिका झिल्ली और ER रक्षा के प्रमुख अंग हैं। क्लोरोप्लास्ट में केंद्रक पाए जाते हैं, कोशिका झिल्ली और ER के प्रमुख केंद्र। थैलेकॉइड झिल्लियों पर हल्की प्रतिक्रिया होती है। जो थैलेकॉइड झिल्लियां पाई जाती हैं वहां पर थोड़ी थोड़ी प्रतिक्रियाएं भी होती हैं। तो यहाँ तक में ये क्लोज हो जाता है हमारा प्लास्टिड वाला पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे इसके बाद नेक्स्ट कोशिकांग के ऊपर वीडियो लेक्चर आएगा, जिसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब।